नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देश और दुनिया में कोरोना का कहर अभी बना हुआ है और खास करके राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की लगता है कि तीसरी लहर शुरू हो गई है, क्योंकि हर रोज रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं। कल ही 8,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार को एहसास है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होने जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने आज इजाजत भी दे दी है। कोरोना के इस कहर पर प्रदूषण पहले से ही और घातक साबित हो रहा है और उसके ऊपर से मौसम है त्योहारों का। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में बाज़ारों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों से, एक तो दिल्ली के सदर बाज़ार की तस्वीर है जहां पर बहुत भीड़ हलचल है। सरोजनी नगर में शॉपिंग करने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिल्ली का चांदनी चौक और गोवा के पणजी की भी तस्वीरें आप देखिए। हर जगह खासी भीड़ है। गोवा में तो फिर भी कोरोना के मामले कम थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं और उसमें इस तरह की भीड़, ये बहुत ख़तरनाक है। ये दिखा रहा है कि खरीदारों की भीड़ बाज़ारों में कोरोना से जुड़े तमाम दिशा निर्देशों और एहतियात को किनारे रखकर घूम रही है। यहाँ पर किसी भी तरह की दूरी एक दूसरे से नज़र नहीं आ रही है। शारीरिक दूरी देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी लोग करीब हैं, धक्का मुक्की हो रही है, कई लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं और ये एक ख़तरनाक संकेत है। कोरोना बीमारी बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और इस भीड़ को देखकर ये लग रहा है कि त्योहारों के बाद अब कोरोना के केस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सरकारें, मीडिया और दूसरे संस्थान लगातार जनता को कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि किसी को भी अब इसकी फिक्र है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इससे पहले देखा गया है कि केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में पिछले दिनों तमाम त्योहारों के दौरान कोरोना के केसों में काफ़ी तेज़ी आई। चाहे वो ओणम हो केरल में, नवरात्रि या दुर्गा पूजा हो या फिर गणेशोत्सव, इन सभी त्योहारों के दौरान भीड़ के जुटने और लोगों के एक दूसरे के करीब आकर त्यौहार मनाना घातक ही साबित हुआ है। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बिना एहतियात मनाए जा रहे त्योहारों को सुपर स्प्रेडर कहा है, यानी जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है। ख़ासतौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये चिंता की बात है। तो सरकारें इससे निपटने के लिए क्या कर रही हैं, लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, आज अब इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। ये बहुत ही मुश्किल समय है दिल्ली के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। आप देखिए कितना ज़्यादा मामले बढ़े हैं, 8,500 के करीब केसेस आए हैं और आपने पहले भी कहा कि ये शायद तीसरा वेव हो सकता है। कितनी गंभीर स्थिति है और ये त्योहारों से कितना ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है? कब तक इस पीक के, अगर ये पीक माने, तो कब तक इसके कम होने की उम्मीद है? देखिएगा, थर्ड वेव है, ये तो डेफिनेट हो चुका है कि दिस इज थर्ड वेव। और जहाँ तक पीक का है, पीक को डे टू डे बेसिस पे तो कहना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि शायद ये वीक जो है, ये पीक का, वी आर ऑन द पीक। इस वीक के बाद ये कम होना चाहिए। 7 तारीख को, 7/11 को हमारा जो पॉजिटिविटी रेट था 15.26% था, जो आज 12 तारीख का जो डाटा आया है हमारे पास, तो 11.71, लगभग 3%, 3.5% कम हुआ है। तो लगता है कि इस वीक में ये डेफिनेटली अगले वीक तक कंफर्म हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड थोड़ा स्टार्ट हुआ है। जैसे कल 8500 केसेस थे, 85 से भी थोड़ा ज़्यादा थे, 8593 केसेस थे, 8593 केसेस थे। तो आज जो केसेस हैं वो 7053 हैं। तो केसेस थोड़े कम हैं, मतलब कल के, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम हो गए हैं, पर हाँ 8,500 से 7,000 पे आना भी थोड़ा सा लगता है कि पहले से थोड़ा बेटर है। और ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि दिल्ली के अंदर जो त्योहारों का मौसम आया उसकी वजह से भी। और एक चीज़ और भी थी कि देखो, दिल्ली के अंदर ना लॉकडाउन को चरणों में खोला गया, पर जो उसका जो एकदम से लोगों के अंदर जो इम्पैक्ट आया, वो ज़्यादातर नवरात्रे जब स्टार्ट हुए तो काफ़ी लोगों ने, जैसे दुकानें भी खुली, शॉप्स भी खुल गई सब जगह, प्राइवेट ऑफिस भी खुले, तो एकदम से मूवमेंट काफ़ी बढ़ा लोगों का, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आया है। पर हाँ, ये लगता है कि
ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी कि जैसे लोगों ने फंक्शंस में मास्क लगाने पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बट नाउ पिछले कुछ दिनों से जो अभियान हमने चला रखा है, बार बार कह रहे हैं कि सभी लोग कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक अपने मास्क को ही वैक्सीन माने, और कभी भी अगर आप किसी दूसरे आदमी से मिलते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अकेले हैं तो कोई जरूरत नहीं है, पर एक से ज्यादा लोग हैं तो जरूर मास्क लगाना चाहिए। और मास्क लगाने से मुझे लगता है सत्येंद्र जैन जी, आप क्या ये कहेंगे कि ये जो पिछला एक हफ्ता था, ये अगर हम पहले के आंकड़े देखें उसके मुकाबले पिछले कहा गया कि पिछले 3 महीनों में शायद सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में पिछले एक हफ्ते के आए? देखो, इसका कारण भी था कि हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज की, जैसे कि हमारे को एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा था कि टारगेट टेस्टिंग कीजिएगा। हमने एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। हमने एक पेशेंट जो पॉजिटिव मिला तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट किया। तो उसके टेस्ट करने में पूरी की पूरी फैमिलीज, मतलब एक ही परिवार में 5-5 लोग, 6-6 लोग, पूरे बंच में लोग, तो टेस्टिंग ज्यादा हो गई इसलिए, और बड़ी संख्या के टेस्टिंग भी हुई और टारगेटेड टेस्टिंग हुई। मतलब जो कॉन्टैक्ट्स थे, पहले 2 या 3 कॉन्टैक्ट मिलते थे एक आदमी के, अब हम 10-10, 15-15 या उससे ज्यादा भी लोगों को कॉन्टैक्ट मिलते। बिल्कुल। और ये जो इतनी तो भीड़ क्या हुआ है, कि जब पूरी फैमिली, सत्येंद्र जैन जी, जो इतनी भीड़ हम देख रहे हैं बाजारों में, दिल्ली में आप सदर बाजार, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, मेट्रो स्टेशंस पे, हम जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार और तमाम स्वास्थ्य एजेंसियां ये दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पर पता नहीं शायद ज़्यादा लोग थक गए हैं ये सब करते करते, या लोगों को जो त्यौहार का उल्लास है वो इतना ज़्यादा है कि लगता है जैसे डर जो है वो कम हो गया है। सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया, बल्कि उन लोगों के लिए। जी जी, बोलिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों को फटीग आ गया है। अभी 8-9 महीने के अंदर उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई ये बहुत थक से गए हैं, पर फिर भी अब वापस से फिर से लोगों के अंदर मास्क लगाने का आ रहा है। एकदम से जैसे हुआ था ना कि नवरात्रि के आसपास लोगों ने कहा कि अभी मास्क हटा दो, अब तो काम खत्म हुआ, बट अब जब देखेंगे 90% से ज़्यादा लोग आपको बाहर मिलेंगे, 90 से भी ज़्यादा है कि वो लोग लगा रहे हैं। अब काफ़ी हद तक लोगों को फिर से कंप्लायंस स्टार्ट हुआ है। और मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोरोना हो जाएगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही है कि आपको कोरोना होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे, बट आपके कोरोना होने से आप कैरियर बन सकते हैं। आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, अगर उनको होता है तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अनजाने में और थोड़ा दिखाने के चक्कर में, कि ब्रेवरी के चक्कर में आपको कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके नियर एंड डियर्स को उससे बहुत खतरा पैदा हो जाए। तो खास तौर से बुजुर्गों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। हमारा डाटा ये बता रहा है कि ज्यादातर डेथ हैं वो सीनियर सिटीजन्स की हो रही हैं। नंबर्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा 20 साल से 50 साल के लोग आ रहे हैं। एक बात और समझना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने ये जो एक स्थिति खड़ी हुई है जिसमें इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ी है कोरोना पेशेंट्स की, या 8,593 कल का आंकड़ा था, आज आपने बताया, अच्छी बात है, कुछ कम 7,000 में आंकड़ा आज के दिन आया, पर ये जो स्थिति है उसके लिए बेड्स रिजर्व किए गए आईसीयू में दिल्ली के पेशेंट्स के लिए, जिसको कि कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। आप लोगों ने ऐप लॉन्च किया है कि जो बहुत क्रिटिकल केसेस हैं उनको किस तरह से सुविधा मिले। दिल्ली सरकार ने किस तरह की और कदम उठाए हैं इससे निपटने के लिए और इस स्थिति से डील करने के लिए, क्योंकि एक पीक दोबारा देखा जा रहा है, तो तैयारी इसके लिए क्या क्या है? देखिए, इस वाले केस के अंदर 2 ही चीजें हैं कोरोना के अंदर। एक तो है कि आप इससे बचें, कि कोरोना इन्फेक्शन से बचना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर इससे बच गए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका ठीक से ट्रीटमेंट। इन्फेक्शन से बचने का जो अभी तक समझ में आया, पूरा सिस्टम देखने के बाद, लॉकडाउन भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो समझ में आया कि सबसे जो कारगर उपाय है वो मास्क लगाना है। अगर उसके बावजूद भी किसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए जो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई होम आइसोलेशन की, वो बिल्कुल कामयाब रही है। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में सभी प्रदेश उसको अब लागू कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भी बहुत सारे देशों में लागू हुआ है। होम आइसोलेशन के लिए उससे मतलब अच्छा नहीं कह सकते। अगर आपकी तबीयत सीरियस होती है, बहुत सीरियस हो जाते हैं, या आपकी तबीयत खराब होती है, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम आता है, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के लिए हमने एक आज ऐप लॉन्च किया है कि अगर आप होम आइसोलेशन में और आपको कभी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाना है तो ऐप के ऊपर आप जस्ट बुकिंग या दवाई के बुक नाउ, आपके पास घर पर एक गाड़ी आएगी और आपको आपके डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में लेके जाएंगे। और साथ ही साथ अगर वापस घर पे आना है तो आप कोविड हॉस्पिटल या कोविड सेंटर से वापस आना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको घर पे जाने की सुविधा मिलेगी और बिल्कुल मुफ्त है। तो ये हमने ऐप लॉन्च किया है
और ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस समय प्रदूषण जो है उससे बहुत ज़्यादा पहले ही कहा गया था, डॉक्टर पॉल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उन्होंने भी पहले भी ये कहा था कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी इसके मामले बढ़ेंगे, प्रदूषण क्योंकि बढ़ने लग जाता है। अभी दिवाली का मौसम है, तो प्रदूषण से जूझने के लिए भी दिल्ली सरकार की कई तरह की कोशिशें हैं, लेकिन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और प्रदूषण की बहुत बुरी स्थिति हमने पिछले दिनों देखी है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी इसके लिए लागू किया गया है। देखिए, प्रदूषण तो पूरा उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में है, पंजाब से लेकर और इवन बिहार तक पूरा ये 1200-1400 किलोमीटर की लेंथ और 200-300 किलोमीटर की विड्थ, आप पूरे उत्तर भारत में कहीं भी देखेंगे सब जगह पोल्यूशन है। उसका सबको रीजन पता है कि जो पूरे प्रदूषण का जो इमीडिएट रीजन है, देखो पूरे साल में जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक दिल्ली का पोल्यूशन ठीक रहता है, तो अचानक ऐसा क्या फैक्टर हुआ कि जिसकी वजह से दिल्ली में नहीं, पूरे एनसीआर में नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया? उसका रीजन है कि किसानों को पराली जलानी पड़ रही है। अब उसके लिए तो सभी सरकारों को मिलके किसानों को इंसेंटिव देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने जैसे बहुत ही अच्छा वो सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि बायो जो आपने सोल्यूशन बनाया है इसका, जिसको खेतों में छिड़क दीजिएगा, जो पराली गल जाती है खाद में कन्वर्ट हो जाती है। पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसने उसको बनाया है। तो सभी सरकारें अगर उसको अपने किसानों को दे दें, जैसे दिल्ली सरकार ने किसानों को छिड़काव करा के दिया, जी हाँ, तो उसको उस बहुत बड़ी चीज से हम बच सकते हैं। पर अभी वो हुआ नहीं है, तो ये समस्या तो बनी हुई है, खास करके दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है क्योंकि पंजाब में पराली जलती है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया है। अब तो सबके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। ये है कि खेत तो ज्यादा पंजाब में है, पराली तो वहां जल रही है ना। लेकिन एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं सत्येंद्र जैन जी, कि ये जो भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है बाजारों में, अब जाहिर है कि आज धनतेरस है, दिवाली है, लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे, पर इतनी भीड़ को काबू में करने के लिए क्या कोई कदम उठाना नहीं चाहिए था? क्या समय सीमा फिर कुछ करनी चाहिए थी कि बाजार कब खुलेंगे, कितने बाजार खुलेंगे? क्योंकि जो तमाम चीज़ें खुली हुई हैं और जो इतनी बेतहाशा भीड़ है, उससे ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे जो पिछले 1.5 महीने में ओपन अप हुआ, मतलब दुकानें तो अभी नहीं खोली गई, दुकानें तो 3-4 महीने पहले खोल दी गई थी। पर हाँ, ये जरूर है कि उस टाइम पर काफ़ी सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुद ही बंद रखी। अब जैसे खुली हैं तो लोग मार्केट में भी जा रहे हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट में आप जा रहे हैं और मास्क जरूर लगा लें। होता क्या है कि 90% ने लगाया, 95% ने लगाया, फिर भी अगर 5% भी नहीं लगा रहे हैं तो वो 5% अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, उसकी वजह से फैलने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो 100% लोगों को मास्क लगाना चाहिए। मास्क बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। ठीक, आप कह रहे हैं कि एक ही उपाय है, वो बचाव है, मास्क लगाइए जरूर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचिए। तो यही एक इसके लिए कोशिश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जैन हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पॉल भी। डॉक्टर पॉल जो हैं वो नीति आयोग के सदस्य हैं और चेयरमैन है द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पॉल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पहले भी इस बात की चेतावनी दी थी कि कोविड केसेस का एक तरह से फिर एक विस्फोट, एक एक्सप्लोजन हो सकता है त्योहारों के मौसम में। दिल्ली में खास तौर पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं, कल जो रिकॉर्ड संख्या 8,593 की थी, वो यही एक्सप्लोजन है। आप मानते हैं कि ये तीसरा वेव है, जैसा सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अभी कह रहे थे? आप ठीक कह रहे हैं। इस मौसम में और इन महीनों में, इन हफ्तों में इन अ वे इट वाज एक्सपेक्टेड। और उसकी बात आपकी सही है कि उत्सव भी हैं, ठंड का मौसम भी है, ऊपर से पोल्यूशन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से तो ये लग रहा था कि इस पीरियड में हमारे सामने एक मुश्किल सिचुएशन संभव है, और ये अब हो ही रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ केसेस जितने हैं और डेथ जितनी है, ऐसी तो हुई ही नहीं, कभी भी नहीं हुई। तो एक चीज़ पक्की है कि इतना क्राइसिस दिल्ली पे कोविड का जो आज है, ये पहले कभी नहीं हुआ है, असाधारण बात हो गई है। और बाकी देश में इन जनरल नीचे आ रहे हैं केसेस, लेकिन दिल्ली में और थोड़े से और स्टेट्स में, एरियाज में, तो डॉक्टर पॉल, ये बड़ी वाली बात है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि असाधारण है, ये पहले ऐसा दिल्ली में नहीं हुआ। तो जिस समय इतना स्थिति गंभीर नहीं थी, उस समय हम इतने एहतियात ले रहे थे, हम घरों के अंदर थे, और अभी जब असाधारण स्थिति है तो तमाम चीजें बड़ी सामान्य है। इतनी भीड़ है सड़कों पर, बाजारों में इस कदर भीड़ है, ट्रैफिक जैम है, क्या कहें हम इस पर? देखिए, ये सब चीजें जो है संक्रमण को बढ़ाती हैं,
जहाँ भीड़ होगी वायरस को एक से दूसरे से और दूसरे से 4 लोगों पे और 4 से 16 पहुंचने में आसानी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और भीड़ होने से संक्रमण को बढ़ना, उत्सव आने से भीड़ होना, और यह एक तरह से खराबी की बात है और इसमें से हमें बचना चाहिए। आप पिछले कई हफ्तों से इन बातों की चर्चा सरकार की तरफ से की भी गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी की गई, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि हमें एहतियात बना के इन त्योहारों को हमने सेलिब्रेट करना है। अब जनता का भी इसमें रोल होना चाहिए, अपना संयम भी होना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए अच्छा नहीं है, परिवारों के लिए अच्छा नहीं है और समाज के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि क्या हम अपने आप को संयम में नहीं रख सकते। और दूसरी बात जो भी मैं सत्येंद्र जैन जी का सुन रहा था कि कम से कम बाहर आना ही है तो मास्क तो पहनिए। कितनी बारी ये चीज कही जानी चाहिए, और अच्छी तरह से मास्क पहनते हैं हम तो संक्रमण कम होता है। लेकिन कुल मिला के अब दिखाई दे रहा है कि हम उस कसौटी पे पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। डॉक्टर पॉल, आपने कहा संयम बरतना चाहिए, बिल्कुल सही है कि लोगों को ये समझ होनी चाहिए, पर लोगों को जिस तरह दिख रहा है वो ये समझ नहीं। और मैं सत्येंद्र जैन से भी यही पूछ रही थी कि शायद लोगों को ये लग रहा है कि चूंकि सब चीज़ें अब सामान्य दिख रही हैं, सरकार की तरफ से कोई कड़ाई नहीं है इन चीज़ों में जैसा लॉकडाउन के दौरान था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक लॉकडाउन हो जाए, पर एहतियात या जिस तरह के बाजार खुले हैं उनमें किस तरह की बंदिशें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद लोगों को लगता है कि सब कुछ सामान्य है और उसी हिसाब से भीड़ निकल रही है। तो क्या कुछ और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, देखते हुए कि त्योहार सर पर हैं, तो कुछ हम और दिशा निर्देश दें या कुछ कड़ाई करें ताकि इतनी भीड़ इकट्ठा ना हो? अपनी तरफ से सरकारों ने कड़ाई करी भी है। मुझे बताया गया है कि 2.5 करोड़ के लगभग के फाइन किए गए हैं। अब देखिए, फाइन भी व्यक्ति देता है, उसके बाद भी मास्क नहीं पहनेंगे, उसके बाद भी कोविड के लिए जो करना चाहिए हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहली तो अपील यही है कि क्यों हम सख्त कार्रवाइयों की तरफ एक चॉइस प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी लीडरशिप्स को। क्या हम संयम नहीं बरत सकते? क्या हम अपने एक भावना होनी चाहिए, सामाजिक भावना भी होनी चाहिए, समाज की तरफ से भी ये आवाज आनी चाहिए कि भाई भीड़ कम हो, क्यों हम बाहर जा रहे हैं। ऐसी आवाजें मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से नहीं उभर के आई हैं और आनी चाहिए, क्योंकि दूसरे रास्ते जब चुनते हैं हम तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज होता है, लाइवलीहुड पे होता है, हमारी इकोनॉमी पे होता है और मन खराब होता है सबका। अब बंट जाते हैं हम लोग, जबरदस्ती वाली बात लगती है। उस चॉइस की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। अभी भी मौका है कि हम इस चीज को संभलें और एक जनता में आवाज उठे कि हम इतनी तक ही हम करेंगे इन चीजों को, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। संयम बरतेंगे तो बचेंगे, हम सब बचेंगे। बिल्कुल डॉक्टर पॉल, एक बहुत अहम बात बार बार दोहराई गई है कि जब तक दवाई नहीं तब तक एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करना चाहते हैं वैक्सीन की, क्योंकि आप बहुत ही अहम सदस्य हैं नीति आयोग के। आप ही के नेतृत्व में वो कमेटी बनी है, जो पूरा प्लान और प्रोसेस है वैक्सीन को हासिल करने का वो तय हो रहा है। तो वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट और वैक्सीन के बंटवारे को लेकर स्थिति इस समय क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात है इस उपलक्ष्य में कि हमें याद रखना चाहिए कि आज तो कोई वैक्सीन नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। कुछ देशों ने इमरजेंसी के तौर पे फेज 2 के बाद ही पूरी तैयारी के बिना ही वैक्सीन दिया है, ये उनकी चॉइस है। लेकिन ऐसा कोई वैक्सीन आज की डेट में नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा देश फॉर्चुनेट है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी सक्षम है कि हम बहुत वैक्सीन बना सकते हैं, अपने लिए ही नहीं, बाहर के देशों के लिए, दुनिया के लिए भी, विश्व के लिए भी। दो बातें। तीसरी बात है कि इसी को अगर हम आगे देखें तो हमारे देश में अब लगभग 5 वैक्सीन की डेवलपमेंट हो रही है काफी तेज गति से, और उनमें से 1 या 2 वैक्सीन ऐसे भी हैं जो अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में हो सकता है इस स्टेज पे पहुंचे, जो कि हम कंसिडर करेंगे क्या उनका इस्तेमाल के लिए उनको देश की तरफ, जनता की तरफ ले जाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन ये सारा एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें सर्टेनिटी कोई नहीं है। पर उम्मीद की जा सकती है कि 1.5-2 महीने में भारत में वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए हो सकती है। जैसे फाइजर ने दावा किया कि वैक्सीन जो है वो लगभग 90% जो है वो कामयाब है, पर एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वो एक तापमान पर ही रखी जा सकती है। इन दावों के ऊपर क्या कहना है आपका? 2 बातें। पहली बात है कि हाँ, ऑप्टिमिज्म में चले अगर
उम्मीद की तरह चले तो हम कह सकते हैं कि अगले साल की शुरुआत में काफ़ी हद तक संभव है कि हमारे देश में ये वैक्सीन, अपने ही जो वैक्सीन हम बना रहे हैं उनमें से कोई वैक्सीन आगे आ जाएंगे। ये सही है और ये हमें उम्मीद देती है और ये उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए और उसी उम्मीद को लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ उस सिनेरियो को लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरी बात यह है, जो फाइजर का वैक्सीन है वो एक इंटरिम रिजल्ट के बेस के ऊपर उसके ऊपर चर्चा अखबारों में चल रही है। इंटरिम मतलब पूरा रिजल्ट नहीं आया, पूरा रिजल्ट उनका एंड ऑफ दिस मंथ आएगा या अगले महीने आएगा। जब आएगा तो उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि उस वैक्सीन को रखने के लिए -70 टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये आप बड़े देशों के लिए भी असाधारण सिचुएशन है, उसको बनाना, इसको रखना और हर गांव, हर घर तक, हर शहर तक पहुंचाना ये आसान बात नहीं है। हमारा नॉर्मल कोल्ड चेन होता है इम्यूनाइजेशन का, वो 2 से 8 डिग्री तक होता है। तो ये बिल्कुल ही एक नई व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात है, इसकी कॉस्ट जो कही जा रही है काफ़ी ऊंची कही जा रही है, वो भी एक इशू आ जाता है। मुश्किल वाला वैक्सीन है, तो इसको नज़र में रखा हुआ है कि इसका भी प्रावधान करना पड़ेगा। तो कितनी डोज हमारे देश में पहुंच सकती हैं, कब आ सकती हैं, उसको भी सोचा जा रहा है। लेकिन अपनी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी इंडस्ट्री है, हमें उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत मात्रा में हमें वहाँ से उपलब्धता की उम्मीद है। हम उसको भी लेके साथ चले हुए हैं और उसी के बेस के ऊपर जो तैयारियां कर रहे हैं, मैं एश्योर करता हूं कि वो तैयारियां इतनी अच्छी तरह से हो रही हैं कि उन वैक्सीन को आते ही ये प्रोसेस अच्छी तरह से लागू किया जाए। जी, इन तैयारियों में और जो रिसर्च चल रही है, जो काम चल रहा है, उसके लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया है 900 करोड़ का, एक तरह से पहला स्टिमुलस पैकेज है इस कोरोना रिसर्च के लिए, ये काफ़ी इसमें आप मददगार साबित होगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च में तभी तो ऐसे सॉल्यूशंस हमारे सामने आएंगे और इस पैकेज की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ मिलके देश कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना है। तो ये एक दर्शाता है कि सरकार की इसके बारे में जो डीप कमिटमेंट है, सिर्फ बातें या सेंटिमेंटल बात नहीं है, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो रिसर्च होती है वो देश के लिए ही नहीं है, विश्व के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए बन रहे हैं। तो ये एक कमिटमेंट पूरी की जा रही है और हम फॉर्चुनेट हैं कि एक ऐसा हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, हमारी अपनी लेबोरेटरीज हैं, अच्छे सिस्टम हैं, साइंटिस्ट हैं और साथ में इंडस्ट्री है, और ये दोनों का मेल होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात। बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल कि अगर तीसरा पीक है, जैसा सत्येंद्र जैन कह रहे थे भी कुछ देर पहले, अगर दिल्ली में कहें हम, तो वो कह रहे थे कि उम्मीद है कि अब हफ्ते भर में ये नंबर्स कम होने लगेंगे। क्या कोई इस तरह का अनुमान करना सही है? क्या कहा जा सकता है पक्का कि ये पीक है, कल बहुत आंकड़े थे, आज कम हुए और हफ्ते भर में ये कंट्रोल हो सकते हैं? देखिए, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, अभी उत्सव भी चले हुए हैं, भीड़ भी बढ़ रही है, हमें उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगला माहौल जो है मुश्किल का भी हो सकता है, आज भी मुश्किल का है। अब हमारे हॉस्पिटल्स भरने शुरू हो रहे हैं, अभी तो है कैपेसिटी, लेकिन ये हाथ से छिन सकता है। प्लीज विनती करूंगा कि भीड़ में मत आइए, जिनको बाहर नहीं आना रास्तों में मत आइए, और जब आप आएंगे तो प्लीज पूरी तरह से मास्क पहनिए। और इस समय को हम अगर बच जाते हैं, अगले 3 महीने 100 दिन अगर हम बच जाते हैं बिना नुकसान के या कम नुकसान के, तो आगे जो वैक्सीन की उपलब्धता आने के साथ एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगी, उसमें हमें बहुत ही तसल्ली मिलेगी इस देश को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पॉल हमसे बात करने के लिए। और यही अपील तमाम लोगों से कि भीड़ से बचें, एहतियात बनाए रखें, अगर भीड़ में भी जाएं तो पूरी तरह से सुरक्षा के साथ मास्क लगाकर। प्राइम टाइम में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं।
बिहार के इन चुनावों में महागठबंधन भले ही बहुमत हासिल न कर पाया हो, लेकिन इस गठबंधन का हिस्सा रही लेफ्ट पार्टियों की कामयाबी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेफ्ट पार्टियों ने इस बार विधानसभा में 16 सीटें जीती। इनमें भी सबसे शानदार प्रदर्शन CPI-ML का रहा, जिसने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 12 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। खास बात यह है कि लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के थे, लेकिन जनता के हक में लगातार आवाज उठाते रहने का फायदा उन्हें इन चुनावों में मिला। बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों बाद वाम दलों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है। CPI-ML के 33 साल के संदीप सौरभ ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में धूम मचा दी। उन्होंने पटना के नजदीक पालीगंज में मौजूदा विधायक और JDU उम्मीदवार से दुगने वोट हासिल किए। हमने छात्र आंदोलन से ही हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और अभी मैं छात्र आंदोलन में ही हूँ। तो शिक्षा रोजगार को लेकर के जो हमारे पुराने आंदोलन थे, जो हमारा नज़रिया था, उस विज़न को लोगों ने समझा। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा, हमारा प्रचार का जो रणनीति था, हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास निकलते थे और गांव में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, लोगों से बात करते थे। और हर एक गांव, पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे हमने विजिट नहीं किया, जहां पे हम लोगों ने दौरा नहीं किया। हर गांव में सभा भी किए, लोगों से मिले भी। लेकिन कई बाकी जो कैंडिडेट्स थे, शायद वो आधा गांव भी टच नहीं कर पाए होंगे। तो एक तो ये हमारी रणनीति थी कि हमें हर गांव में हर किसी तक पहुंचना है, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे लिए उस लिहाज से नया था और पहला मेरा चुनाव भी था। तो हमने मेहनत इस लिहाज से की। तो ये रहा। बाकी नौजवानों की बैठकें हम लोगों ने जगह जगह पे की, जोन बना करके हम लोगों ने बैठकें की और युवाओं को समझाया कि कैसे NDA की जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़ी है। CPI-ML जो है वो बिहार में आंदोलन की पार्टी है और चुनाव भले ही हम लोग की कई बार 0 सीटें भी हुई हैं, पिछले बार हम लोग का 3 सीट था, लेकिन हमारा जनाधार है। बिहार में एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी भाकपा माले रही है शुरुआत से ही। इसी तरह CPI-ML के मनोज मंजिल की कामयाबी भी शानदार रही। इनके माँ बाप ईंट के भट्टे में मजदूरी करते थे। मंजिल ने बिहार के आरा जिले के अज्ञाओं से लड़ते हुए JDU के सबसे नजदीकी उम्मीदवार से 50,000 ज्यादा वोट हासिल किए। महागठबंधन का हिस्सा रहे वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 16 सीटें जीते, यानी 55% कामयाबी मिली। CPI-ML ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 63% की कामयाबी दर। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 27% कामयाबी दर मिली और 19 सीटें ही मिली। 2015 बिहार चुनाव में वाम दल सिर्फ 3 सीट जीत पाए थे। पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, हालांकि उसमें महागठबंधन का जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने समझिए कि 40 सीट पे वो लोग फाइट किए थे और 27 सीट जीते। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 60-70% ये है स्ट्राइक रेट। और इस बार 50% भी स्ट्राइक रेट अगर नहीं ला पाते हैं और सीटें आप 40 से 70 करवाते हैं और उसके चलते पूरा गठबंधन का रुकावट भी बनने शुरुआत फेज में रहा, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। बल्कि बेहतर होता कि अगर लेफ्ट को और ज़्यादा कुछ सीटें मिली होती, क्योंकि लेफ्ट के पास आधार है। और ये सही बात है कि पूरा बिहार जानता है कि कांग्रेस के पास जो एक लंबे समय से जो आधार था, वो आज के डेट में या तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं लोग, एक बड़ा हिस्सा उसका चले गए हैं, या आरजेडी में और बाकी अन्य पार्टियों में है। पालीगंज के बाली पाकर गांव में जहां अत्यंत पिछड़ी मुशहर जाति के कई घर हैं, वहां 2015 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आरजेडी के बीच वोट लगभग आधे आधे बटे थे और बीजेपी के उम्मीदवार विधायक बन गए। इस साल वहां 1420 वोट पड़े, उनमें से 867 CPI-ML की झोली में गए, जबकि JDU के हिस्से में सिर्फ 297 वोट आए और LJP को 200 वोट मिले। ना हमनी के नीतीश जी से खुश न हिला। क्यों? क्योंकि हमनी के लइकन के हमनी के रोजी रोजगार के सब कुछ के मरका होले कोरोना लगा के, तो हमनी के 400-500 रुपया खाता पर देवे से उ दिन के हमनी के हर रोजगार चलत। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई बढ़िया से रोजी रोजगार चाहिए। आओ का 2 के टक्कर थी। एक थी जवर्धन यादव जो पहले आरजेडी में थी, तो 5 साल जीता, लेकिन चेहरा हम देखे नहीं थे उसको। इस बार किससे लड़े वो? इस बार वो पार्टी चेंज कर दी, नीतीश में चले गए थे। नीतीश की पार्टी? हाँ, वो कभी नहीं आया, सिर्फ वोट के दिन आया तो वोट मांगने आए। जो हमारे नेता हैं जीते कल आगे मिलने के लिए, और रोजगार की बात किए थे, वो तो आए थे खाली मोदी भी आए, योगी भी आए, तो उन लोग खाली अपना रोजगार का कोई बात नहीं करता। वो अपना से चाइना घूमे, फिर चाइना का बात करता है, कभी मंदिर के बाद यूपी बन रहा है, कभी रोजगार का बात नहीं क्लियर करके जाते नहीं है। बिहार के इस चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस लेफ्ट पार्टीज का रहा है, खासकर CPI-ML का, शायद जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता है अब ये सोच रहे होंगे कि
कि अगर इनको थोड़ी और सीट्स मिलती तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस अलायंस का होता, लेकिन अब शायद इसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एमएलएज जीते हैं, खासकर जो इनके यंग एमएलएज हैं, वो आगे अपने पॉलिटिकल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और कैसे जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो शायद बिहार के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद वो अगले 5 साल में कैसे कर पाते हैं। पालीगंज से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।